नमस्कार बंधुओं, मैं जैसा कि एमए तृतीय सेमेस्टर, इसके पहले व्याख्यान में मैंने आपको सिलेबस बताया था कि एमए तृतीय सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर होते हैं मित्र। चारों पेपर में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है इसको हमने बताया था, विधिवत सिलेबस को बताया था और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको बताया था। आज के व्याख्यान में मैं एमए तृतीय सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है पेपर 1 के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आखिरकार इससे पहले जो पेपर आया था उसमें किस तरह आपसे प्रश्न पूछा गया था उसको मैं बताऊंगा। जैसे हमारे पास पेपर है, मैं उसी पेपर को देखकर आपको बता रहा हूं आखिरकार क्या पूछा गया था। जैसे आपको हमने बताया था सिलेबस एक बार की, सिलेबस उसमें क्या क्या पढ़ना था आपको हमने आपको बता दिया था कि पेपर 1 में संस्कृत साहित्य का इतिहास है। क्या है मित्र? संस्कृत साहित्य का इतिहास है। जब संस्कृत साहित्य का इतिहास है मित्र तो हमें पढ़ना क्या था? आपको पढ़ना यही था आपको कि प्रमुख महाकवि और उनके महाकाव्य पढ़ना था। प्रमुख महाकवियों में हमने बताया था कि वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, कालिदास हैं, भास हैं, कालिदास हैं, अश्वघोष हैं, भारवी हैं, माघ हैं और क्षेमेंद्र हैं, भट्टी हैं, कुमारदास हैं। ये तो महाकाव्यों की बात हुई। और मित्र क्या थे? कहा कि संस्कृत नाटक का उद्भव और विकास था। संस्कृत नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ इसको मैं व्याख्यान में आपको बताऊंगा, कैसे पढ़ना है आपको। अब उसमें नाटककारों में आपको मिलेंगे कालिदास मिलेंगे, भास मिलेंगे, शूद्रक मिलेंगे, लाइट भी गई। अब कौन मिलेगा अभी मैं बताऊंगा। तो उसमें भी हैं शूद्रक, विशाखदत्त, भट्ट नारायण और हर्षवर्धन भवभूति। ये प्रमुख नाटककार हैं और इनके क्या क्या नाटक हैं हमने आपको व्याख्यान में इससे पहले सिलेबस में बता दिया था। जब मैं इसकी चर्चा करूंगा तो मैं विस्तृत करूंगा। देखिए मित्र, इतना भी विस्तृत नहीं कि क्या नाम है ज़्यादा समय लगे। मैं हस्तलिखित नोट्स बनाऊंगा और एक तरफ तो नोट्स रहेगा, एक तरफ मैं रहूँगा। मैं अपनी कॉपी से आपको बताऊँगा, आप उसको नोट करेंगे। मैं सिर्फ ये मान के चलिए थोड़ी, इसलिए इस वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा कि हम जैसे जो मित्र हैं, जो हम जैसे बालक हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी बीए और एमए का पेपर देने में। तो उनको समस्याएं हो रही थी। कहीं भी यूट्यूब पर संस्कृत का कोई ज़्यादा बोलबाला नहीं था, इसलिए हमने इस व्याख्यान को चालू किया है। तो आपको जब सरलता होगी समझने में। अब मैं सिलेबस की चर्चा कर दिया हूँ, वीडियो को ना बड़ा करते हुए मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको मॉडल पेपर बता देता हूँ कि पेपर कैसे पूछा गया था। आपसे प्रश्न यह पूछा गया था एक प्रश्न के रूप में कि बृहत्त्रयी, क्या भैया? बृहत्त्रयी रचनाओं का उल्लेख करते हुए रचनाकारों का नाम। अब आप कहेंगे बृहत्त्रयी में क्या था? आप बड़ी सहजता से, आप एमए के विद्यार्थी हैं, इतना सरल प्रश्न तो जरूर ही जानते होंगे। आखिरकार बृहत्त्रयी में 3 कवि आते हैं और उनके 3 महाकाव्य आते हैं। अब तीनों कवि में आते हैं भैया, पहले आते हैं कौन? भारवी जी। भारवी जी की रचना है किरातार्जुनीयम। क्या रचना है भारवी की? किरातार्जुनीयम। उसमें है 18 सर्ग। उसके बाद आते हैं माघ जी। माघ जी का है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। उसके बाद आते हैं श्रीहर्ष। श्रीहर्ष का महाकाव्य है नैषधि चरित्र। ये हुआ क्या? बृहत्त्रयी के 3 रचनाकार, यानी कि या कहें कि महाकाव्य है। 3 ए हुआ और इनकी 3 रचनाएं हमने बताई आपको। ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न क्या था मित्र कि चंपू काव्य से आप क्या समझते हैं? चंपू काव्य क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि चंपू काव्य क्या होता भैया? गद्य और पद्य का मिश्रण। जी सर, चंपू काव्य क्या होता है? ठीक है, चंपू काव्य है ना? हाँ यशोधरा? नहीं सर, वो आपके हिंदी का है, हमारे संस्कृत में कुछ और है। हाँ, आपके हिंदी में कुछ और है, हमारे संस्कृत में कुछ और है। तो जैसे कि हमने कहा कि चंपू काव्य क्या होता है, कहा कि अगर मैं दाल चावल अलग अलग पका रहा हूं तो इनका अलग अलग पहचान रहेगा। क्या बनाया भैया? दाल बनाए हैं। अब कहें क्या बनाया भैया? चावल बनाए। ठीक है, मगर जब इन दोनों को ऐसे मिश्रण कर दूंगा हम,
तो ये हो जाएगा भैया खिचड़ी। चंपू खिचड़ी। तो ऐसे ही चंपू काव्य में भी होता है। अगर यहाँ श्लोक लिख दें, श्लोकात्मक और यहाँ गद्यात्मक, तो अगर इन दोनों का मिश्रण है आपके काव्य में तो वही होगा गद्य काव्य। गद्य काव्य मतलब कि चंपू काव्य होगा। ठीक है, अब आता है चंपू काव्य। जैसे एक प्रसिद्ध चंपू काव्य आपके सिलेबस में भी लगा है, खासकर यूजीसी नेट में भी लगा है, उसमें आता है त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू। उसको आपको पढ़ना है। मैं थोड़ा परिचय, जिस तरह आपको प्रश्न पूछा जाएगा मैं उसी तरह आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। आज आप सिलेबस, इसका मतलब सिलेबस तो हम बता दिए, आज इसका मॉडल पेपर समझ लीजिए। मैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 विधिवत चारों मैं यहीं आपके IQ विस्तार यूट्यूब चैनल पर पूरा कराऊंगा। विश्वास रखना मित्र, पेपर में आपको बड़ी सहायता मिलेगी हमारे लेक्चर के द्वारा। मगर हाँ, जब आप अच्छे से नोट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, मैं आपको उसी पर नोट करके दिखा दूं सब चीज़, तो ऐसा संभव नहीं। मगर मैं जो नोट्स बनाऊंगा, एक और नोट्स रहेगा, एक और मैं रहूंगा, तो आपको देखने में सरलता होगी। मैं इस मॉडल पेपर को भी आप तक पहुंचाऊंगा, कैसे इधर रहेगा भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है मित्र, तो आप क्या करेंगे, आप अब आएंगे भास की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हमने बताया था ना कि इसमें लेखक, पहले आप सिलेबस को समझिए, सिलेबस में कौन कौन है उनका परिचय जानिए, उनकी रचनाएं जानिए। अब यहाँ पूछता है, तीसरा प्रश्न पूछता है कि भास की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न पूछता है कि भास की रचनाओं का उल्लेख, रचनाओं का उल्लेख, भास की रचनाओं का उल्लेख। अब भैया भास जानते हैं आप, टी गणपति शास्त्री महोदय आते हैं, टी गणपति शास्त्री। उन्होंने क्या किया था, भास के 13 नाटकों का उल्लेख किया। 13 नाटकों में कुछ तो उदयन कथा मूलक थे, कुछ रामायण कथा मूलक थे, कुछ महाभारत कथा मूलक थे। अब उन 13 नाटकों का जब उल्लेख उन्होंने किया तो उन्होंने गिनाया कि आखिर वो 13 नाटक कौन है। अगर मैं आपको 13 नाटक गिनाना चाहूँ तो गिना सकता हूँ, बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा भले, मगर मैं जब भास की चर्चा करूँगा तो वहाँ आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है मित्र, अब जैसे भास की रचनाओं में मैं कुछ रचनाएं प्रमुख बता देता हूँ और ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ये जैसे दूसरा प्रश्न था, यहाँ पहला प्रश्न था कि बृहत्त्रयी क्या होती है। बृहत्त्रयी, बहुत जल्दी आ जाता हूँ, है ना। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि भास की रचनाएं क्या थी। भास की रचनाओं का उल्लेख, भास की रचनाओं का उल्लेख। अब मित्र, जब भास आपके आते हैं तो हमने बताया कि टी गणपति शास्त्री ने 13 नाटक उनके बताए थे। अब अगर आपको मैं बताना चाहूँ उनके 13 नाटक कौन कौन थे हैं, तो हम आपको सिलेबस में जब सिलेबस बता रहे तो उसको बता दिया था। मगर जब मैं भास के विषय में चर्चा करूंगा मित्र ना, तो मैं आपको भली भांति बता दूंगा कि आखिरकार उनके 13 नाटक कौन है। उन 13 नाटकों का सामान्य परिचय भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अब आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो कुछ ऊपरी ऊपरी सब चीज़ नहीं, अच्छे से बताऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है मित्र, अब आता है चौथा प्रश्न कि प्रोफेसर राधा वल्लभ, ये भी आपके आधुनिक साहित्यकारों में आते हैं। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, इनकी 4 रचनाओं को पूछ रहा है। किसकी? प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी की 4 रचनाओं का उल्लेख। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी की 4 रचनाओं का उल्लेख। 4 रचनाओं का उल्लेख। अब भैया ऐसे प्रश्न पूछत बा, आप बस इतना ध्यान दीजिएगा, जितने लेखक हैं उनका सामान्य परिचय आपको पढ़ना ही है। अब भाई अगर आप उनके बारे में ना जानेंगे तो क्या लिखेंगे। अब यही पूछ लिया कि जो प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी हैं, इनकी 4 रचनाएं बताइए। वैसे प्रोफेसर राधा वल्लभ
की बहुत सी रचनाएं हैं। मैं आपको 4 रचनाओं को बता दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। क्या है? एक तो है संध्यानम, और एक है प्रेम पीयूषम, और एक है लहरी दशकम, एक है गीत धीरवरम। अब अगर आपको लगेगा कि भैया कैसे आप करेंगे, तो हमने देखिए आपके लिए ऐसे नोट्स बना रहा हूँ, ऐसे नोट्स है। तो इसी में मैं देखिए आप सबके लिए कैसे बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब आपको जब मिलेंगे प्रोफेसर रेवो प्रसाद द्विवेदी, तो प्रोफेसर रेवो प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने ये सब नोट कर लिया है। प्रोफेसर रेवो प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये सब हमने नोट्स आपके लिए बनाया है। और ये देखिए आपके वल्लभ जी, यहीं से देखिए, अब यहीं से इनकी रचनाओं के बारे में पूछ रहा है, तो आप इनके 4 रचनाओं को देखिए। संधानम है, लहरी दशकम है, गीत धीरवरम है, सब पल्लवा है, समष्टि है, प्रेम पीयूषम है। इस तरह मैं आपको जब नोट करा दूंगा ना, ऐसे जब मैं आपको PDF दे दूंगा भैया ना, तब आपको कितनी सरलता होगी, कितनी सहजता होगी पढ़ने में, समझने में। श्रीजू की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। जो भी आपके कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा, समझाया जा रहा, उसको भी बड़ी गहनता से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। जो भी दिक्कतें होंगी आप हमको बताएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भैया, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? अब महाभारत के बारे में क्यों पूछा आपसे? महाभारत के बारे में क्यों पूछा? अब पूछ रहा है कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? कुल कितने पर्व हैं? तो और उन पर्वों के नाम लिखिए, उन पर्वों के नाम लिखिए, नाम लिखिए। देखिए मित्र, जो ये महाभारत है, पहले तो आप इसको जानेंगे कि ये व्यास की रचना है। किसकी रचना भैया? वेद व्यास की रचना है, ठीक है ना। जब ये वेद व्यास की रचना है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि कुल कितने पर्व हैं या सर्ग हैं, ऐसा भी पूछेगा। तो कितने भैया? 18 हैं। अब उसमें आता है सभा पर्व, वन पर्व, आदि पर्व, इस तरह अनेक पर्व आते हैं, ठीक है ना। उसकी भी मैं चर्चा करूंगा कब, जब आपको महाभारत की चर्चा करूंगा कि महाभारत वेद व्यास की रचना है, आखिरकार इसमें क्या पर्व हैं, क्या इसके लेखक, क्या रस है, क्या छंद है, क्या अलंकार, इसमें क्या वैशिष्ट है, इन सब के बारे में मैं आपको विधिवत बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना मित्र। अब क्या है, अब इसमें अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? भैया रामायण में कुल कितने कांड हैं, नामोल्लेख कीजिए। रामायण में कुल कितने कांड हैं, नामोल्लेख कीजिए, नामोल्लेख कीजिए। अब आप ये भी जानते हैं कि जो रामायण है ये महर्षि वाल्मीकि की रचना है, एक आदि महाकाव्य है। इसमें जो है करुण रस है, और इसमें भैया जो छंद है ज़्यादातर अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसमें 7 कांड हैं, आप इसको भी जानेंगे। 7 कांडों को याद करने की हमने एक ट्रिक बनाई थी, आपको भी मैं बता दे रहा हूं कि बालक आया आम के साथ युद्ध में उतरा, ठीक है मित्र। अब जैसे कहेंगे कि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, के से किष्किंधा कांड, सा से सुंदर कांड, युद्ध से युद्ध कांड, उत्तरा से उत्तर कांड। कितने कांड हुए भैया? बालक 1 कांड, आया 2 कांड, आम 3 कांड, के 4 कांड, 5 कांड, एक 6 कांड, एक 7 कांड, ठीक है ना। और क्या मित्र, ये प्रश्न हुआ
अब आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जो महाभारत है, हाँ महाकाव्य, महाकाव्य का लक्षण आपसे पूछा था। महाकाव्य का लक्षण क्या है, इन सब को मैं आपको विधिवत नोट्स दूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। आज तो मैं यही बता रहा हूं पैटर्न भैया कि आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है ना। अब आपसे पूछा था एक प्रश्न कि महाकाव्य का लक्षण बताइए, महाकाव्य का लक्षण बताइए, महाकाव्य का लक्षण बताइए। आप ये जानते हैं ना कि अति लघु में आपसे 10 प्रश्न पूछा जाएगा और 10 करना अनिवार्य है, ठीक है ना। जब आप 10 करेंगे तभी तो एग्जामिनर आपको 30 अंक देगा। एक प्रश्न के लिए 3 अंक और 10 प्रश्न के लिए 30 अंक, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है मित्र, उत्तर रामचरित के अनुसार तृतीय अंक की विवेचना कीजिए। उत्तर रामचरितम, उत्तर राम चरितम के अनुसार, उत्तर रामचरितम के अनुसार तृतीय अंक की तृतीय अंक की क्या कीजिए भैया, तृतीय अंक की विवेचना कीजिए, तृतीय अंक की विवेचना कीजिए। अगर यही प्रश्न जो अभी मैं यहां बता रहा हूं आपको कि उत्तर रामचरितम के अनुसार तृतीय अंक की विवेचना कीजिए, अगर यही प्रश्न आपके पेपर नंबर 3 में हाँ किस में आया होता, हाँ 2 में आया होता, तब तो भैया बहुत अच्छा था। क्योंकि देखिए आपसे यहाँ संस्कृत साहित्य का इतिहास ही पूछ रहा है, इतिहास ही पूछ रहा है, मगर यहाँ एग्जामिनर महोदय ने आपके लिए कह दिया कि उत्तर रामचरितम के अनुसार तृतीय अंक की विवेचना कीजिए। बहरहाल ठीक है, आपने तृतीय अंक को पढ़ा है, मगर अब इस तरह पेपर 1 में ऐसा दे देना प्रश्न हमको थोड़ा लाजमी लग रहा है कि अच्छा नहीं लगा। अगर यहीं आप इन्होंने पूछ लिया होता कि भवभूति की रचनाओं के बारे में उल्लेख कीजिए, तब तो हमको अच्छा लगता है। भैया सरल प्रश्न बनाना है उनको, कठिन नहीं। अगर दूसरे पेपर में यही पूछते हो तब तो अच्छा था, यहाँ भी अच्छा है, आपने पढ़ा है दूसरे पेपर में। ये 8वां प्रश्न हुआ, ठीक है। और क्या है, गद्य काव्य के उद्भव संबंधी मत का उल्लेख, गद्य काव्य के उद्भव संबंधी मत का उल्लेख। गद्य काव्य के उद्भव संबंधी मत का उल्लेख, मत का उल्लेख। इतनी बात आपको समझ में आई ना कि आखिरकार एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछ रहा है। अरे भैया जब आपसे पेपर में पूछ लिया है, पहले वो आपको बता दिया है कि गद्य काव्य और चंपू काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य, तो आपको समझना है ना कि गद्य काव्य होता क्या है, चंपू काव्य होता क्या है। सिलेबस में इसीलिए तो दिया है, आपसे एग्जामिनर ने इस तरह प्रश्न पूछा है कि ये कहीं अगर माना जाए तो एकदम सिलेबस को आप, तो अगर आप सिलेबस को सामान्य परिचय पढ़ते हैं ना, तब भी आप सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे बड़ी सरलता से, ठीक है ना। और एक प्रश्न क्या था, आधुनिक संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अब एक एक प्रश्न तो ऐसे एग्जामिनर दे देता ना, लगता है इसको विस्तृत में लिखा जाए कि लघु में लिखा जाए कि अति लघु में लिखा जाए। अब इसको अति लघु में पिरो पाना मुश्किल हो जाएगा ना, जो ये प्रश्न दिए हैं एग्जामिनर साहेब। आधुनिक संस्कृत साहित्य की आधुनिक संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख, ठीक। देखिए
कितने प्रश्न हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहें भैया हमने कहा कि अतिलघु में 10 प्रश्न आएंगे। अब एक प्रश्न यहाँ लिखना था कि बृहत्त्रयी की रचनाओं का उल्लेख एवं लेखक का नाम। ठीक, उसको हमने बताया। ये 10 प्रश्न हुए आपके अतिलघु के। ठीक, और अब आते हैं लघु उत्तरी में। जैसे लघु उत्तरी में क्या होगा, आपको कितने प्रश्न दिए होंगे? आपको उसमें से सिर्फ 4 प्रश्न करने होते हैं लघु उत्तरी में। तो जैसे लघु उत्तरी का प्रश्न है, आपको यही करना है कि संस्कृत नाटकों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। आखिरकार भैया संस्कृत में नाटक का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इसको आपको समझना है। जब आप नाटक के बारे में समझेंगे, नाटक का उल्लेख हम बताएंगे, आप समझ पाएंगे, तब ही आपको लिखना है। ऐसा तो है नहीं बिना मेरे बताए आपको लिखना है। मैं आपके एग्जाम तक सब सिलेबस को कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। और क्या है, प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र की कृतियों का उल्लेख कीजिए। प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र के बारे में जब मैं बताऊंगा, उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा, उनकी परिचय बताऊंगा, उनका उल्लेख, उनका साहित्य जगत में क्या क्या योगदान रहा, उसको बताऊंगा। अब आता है एक उक्ति है जो कि बाण के बारे में है। तो बाणोच्छितम जगत सर्वम की समीक्षा कीजिए, ऐसा आएगा। और आएगा महाकवि कालिदास की नाट्यकला पर प्रकाश डालिए। आखिरकार भैया कालिदास के नाटक में क्या क्या है, उनमें किस रस की प्रधानता है, और कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, उनकी शैली क्या है, और शब्द शक्तियाँ क्या हैं उनमें, भाषा शैली क्या, इन सब के बारे में एग्जामिनर पूछ रहे हैं। अब ये भी कह रहे हैं कि रामायण की सामाजिक जीवन पर प्रभाव प्रतिपादित कीजिए। भैया रामायण का सामाजिक जीवन पर, यानी कि हम लोगों के जीवन पर रामायण का क्या योगदान है, आप जान पाएंगे अगर आप रामायण को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो मित्र मेरे रामायण ना पढ़ पा रहे हैं, अगर रामचरितमानस भी पढ़ ले रहे हैं, एक बार अच्छे से पाठ कर ले रहे हैं, समझ जा रहे हैं, तो आपको जीवन में इतनी सीख मिलेगी भैया ना, शायद है कि आपके जीवन में जो भी प्रश्न आएगा वह उत्तर आपको रामायण और रामचरितमानस दे देगा। ठीक है, तो और क्या एक प्रश्न था, सीता चरितम जिसका अन्य नाम है उत्तर रामचरितम। सीता चरितम की महाकाव्यगत विशेषताओं का प्रतिपादन कीजिए। ठीक है, ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा। कितने प्रश्न रहेंगे भैया? मान के चलिए 3 6 7 प्रश्न रहेंगे, उसमें से 3 6 7 प्रश्न रहेंगे, 4 करना होगा। ठीक है ना, तो 4 करना होगा। कितने कितने अंक मिलेंगे? 4 अंक, 6 चौके 24 अंक, अतिलघु में 30 अंक, यहाँ 24 अंक, और 2 दीर्घ रहेगा 10.5 नंबर का, वहाँ कितना अंक? 21 अंक। यानी कि 75 अंकों में आपका सिलेबस, मतलब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको हल करना होगा। ठीक है ना। अब आपको एक आता, एक प्रश्न और था, कारुण्यम भवभूतिरेव अनुनुते, इसकी समीक्षा करनी है। उसके बाद आते हैं खंड सा, जिसको आप कहेंगे दीर्घ उत्तरी, जिसका 10.5 मतलब कि 10 अंक और आधा अंक मिलेगा। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न रहेंगे, 2 करना होगा आपको, 10.5 यानी कि 21 नंबर तब आपको मिलेंगे। एग्जामिनर 21 में 21 नहीं देगा आपको, ये भूल मत करना। जब बहुत बढ़िया लिखोगे तब, अगर आपकी लिखावट से भावुक हो जाएगा तब तो देगा भैया। अगर मेरी तरह लिखोगे कहेगा हाय। ठीक है, रामायण की उपजीव्य प्रतिपादित कीजिए। रामायण में क्या क्या उल्लेख है, रामायण में कितने कांड है, रामायण में कौन से कांड में किसका उल्लेख है, इन सब का प्रतिपादन आपको करना होगा। और एक प्रश्न है, यत्र भारते तत्र भारते की विशद व्याख्या कीजिए, ऐसे प्रश्न आएगा। ठीक है, और क्या है भैया, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर क्या करना है? प्रकाश डालना है। ठीक, उसके बाद आते हैं भारवे अर्थ गौरवम। ये भारवी के विषय में कहा गया है, जैसे कहा गया है भारवे अर्थ गौरवम, इसकी समीक्षा कीजिए। अगर ऐसे पूछ लीजिए, एक कथन है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम अदंडिना पद लालित्यम माघे संत तयो गुणः।
ऐसे आपको पूछेगा, अगर आपसे ऐसे भी प्रश्न दे देगा कि उपमा कालिदासस्य, इसकी समीक्षा कीजिए। जैसे यहाँ दिया है ना कि भारवे अर्थ गौरवम की समीक्षा कीजिए, और ऐसे पूछ लिया गया दंडिना पद लालित्य का, दंडी के पद लालित्य की समीक्षा कीजिए। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मेरे मित्रों। आज के व्याख्यान में हमने मॉडल पेपर आपको बता दिया है। कल के व्याख्यान से नियमित मैं एक लेखक और उनके रचनाओं को बताऊंगा, जो जितना ज़्यादा विस्तृत तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एमए के लिए। बस यही 1 वर्ष व्यतीत करने के बाद जो हमारे मित्र आज हमारे व्याख्यान से जुड़ेंगे, कल मैं उनके लिए, कल का कहने का मतलब यही है कि 1 साल व्यतीत होने के बाद मैं आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी के लिए अगर मैं जीवित रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, मस्त रहूंगा, तो आप सभी के लिए मैं बेहतर प्रयास करूंगा। आज तो सिर्फ बीए और एमए वालों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज मेरी वही योग्यता है। मेरी जितनी योग्यता रहेगी मैं उसी योग्यता के हिसाब से कार्य करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते संस्कृताय बंधुओं, तो मिलेंगे अगले व्याख्यान में।